हम हाजिर हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। बीजेपी के खिलाफ एमपी कांग्रेस कल से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। बीजेपी को किसान विरोधी बताने के साथ साथ कृषि विधेयक मॉडल एक्ट को लेकर प्रदर्शन होगा। जीतू पटवारी ने बताया कि कल सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कृषि विधेयक और मॉडल एक्ट की किसान विरोधी तथ्यों को जानकारी देगी। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। 10 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश भर के किसानों के साथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और 10 तारीख को अगले महीने की भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बुलाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस एक्ट को समाप्त करने। किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ किसान एकजुट है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ। रतलाम में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और किसान अध्यादेश बिल के विरोध में प्रदर्शन कर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ने ठेला गाड़ी पर केले बेचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ी। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। तीन काले कानून सदन में पास हुए हैं, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर के तले हमारे रतलाम जिला युवा कांग्रेस के साथ होंगे। मैं उनके साथ स्वयं आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आई थी कि राष्ट्रपति जी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर रोक लगाएं और जो ये डेथ वारंट किसानों के निकाले जा रहे हैं और सदन में बखूबी सबकी आवाज को दबाते हुए पास किया गया है, ये संविधान के विरुद्ध है। कर्ज माफी के कबूलनामे के एक दिन बाद ही सरकार ने यू टर्न ले लिया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कोई कर्ज माफी नहीं हुई। विधानसभा में लिखित जवाब के मामले में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। इस पूरे मामले की जांच कराएंगे कि गलत जानकारी क्यों दी गई। मान रहे हैं कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसको लेके अब कांग्रेस फिर से आप लोग का मामला। देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है। सर, आपको मंत्री दे रहे जानकारी? जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। फसल बीमा का जो कर्ज माफी के मुद्दे से सरकार के यू टर्न पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस ने कमल पटेल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कमल पटेल पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। कांग्रेस ने कहा कि हरदा में कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। उधर आपको बता दें कि विधानसभा में सरकार ने 26 लाख किसानों की कर्ज माफी की लिखित में जानकारी दी थी। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनावों में सरकार के झूठ को हम किसानों तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस झूठ को लेकर हरदा में जहां वो विधायक है, जहां से वहां उस थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराएगी। कर्ज माफी पर सरकार के यू टर्न पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि उपचुनावों से पहले बीजेपी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अगर विधानसभा में जानकारी गलत दी गई तो फिर कृषि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये दस्तखत करता है इसमें मंत्री कमल पटेल, जो मंत्री कृषि मंत्री हरदा के अंगूठा छाप हैं क्या? ये जो भी है, मैं भी मंत्री रहा हूँ, जो भी आती है फाइल कि साहब ये इतना हो गया है, उसमें दस्तखत करता है मंत्री। तो पहले तो कमल पटेल को बर्खास्त करो। अधिकारियों ने गलत जानकारी, अब जांच कराएंगे हम इसकी। ये केवल 28 जगह जो चुनाव है उसमें लोगों को भ्रम पैदा करने की जाँच करेंगे। एमपी में कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है, ये अभी तक कंफ्यूजन है। एक तरफ सरकार ने माना है कि विधानसभा में गलत जानकारी दी गई, तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन ने माना है कि किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ। कांग्रेस सरकार ने बजट में एक बार 5,000 करोड़ और 2 बार 1,000 करोड़ का प्रावधान किया। बिसेन ने निशाना साधा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया, परंतु बैंकों के खाते में पैसा नहीं पहुंचाया। बजट में ही इन्होंने एक बार 5,000 करोड़ का प्रावधान किया, 1,000 2 बार किया।
जबकि इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। तो कांग्रेस की कथनी और करने में भारी अंतर है। वहीं भाजपा जो कहती है उसको करती है। याद कीजिए 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया था और ऐलान यह कि तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। सरकार कांग्रेस में आकर दावा करती रही कि हमने कर्जा माफ कर दिया, बीजेपी विपक्ष में दावा करती रही कि कर्ज माफी नहीं हो रही है। उसके बाद जब सरकार पलटी तो बीजेपी ने कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी कर रही थी। अब विधानसभा में सवाल के लिखित जवाब में कमल पटेल कहते हैं कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और एक दिन बाद ही सरकार अब अपने ही जवाब से पलट जाती है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा इसी पर आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले कांग्रेस का टेंपल रन शुरू होने वाला है। खबर है कि प्रियंका गांधी दतिया में पीतांबरा पीठ के दर्शन से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। एमपी की महाभारत में कांग्रेस सिंधिया को घेरने के लिए हर जोर आजमाइश में लगी है। सचिन पायलट के साथ ही सिंधिया के करीबी रही प्रियंका वाड्रा भी ग्वालियर चंबल में प्रचार करती दिखेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान से सचिन पायलट के साथ मुरैना में दाखिल होंगी, जहां से दतिया तक की 6 सीटों पर रोड शो करते हुए मां पीतांबरा के दरबार तक पहुंचेंगे। यहां से दर्शन के बाद वो सिंधिया के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। 2018 में राहुल गांधी ने भी यहां दर्शन किए थे। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के युवा दिग्गजों को उतारना चाहती है, जिससे युवा वोटर्स उपचुनावों में कांग्रेस का साथ दें। उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। विश्वास सारंग ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड हो वो और कर भी कह सकती हैं। उन्होंने कहा कि एमपी कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं। एमपी में कांग्रेस के पास सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया के बराबर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली। पर उनके इस एक्ट से, उनकी इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इंपोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा। खंडवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुंदी और किल्लौत को तहसील का दर्जा देने और सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सीएम ने पुनासा कस्बे को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने यह घोषणा की। इसी के साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। उन्होंने जनता से मांधाता चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल को जिताने की अपील की। ग्वालियर में संबल योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम किया गया। 21 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में 37,000 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ पर हमला बोला। कहा कमलनाथ ने फर्जी किसान कर्ज माफी दिखाई। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ फर्जी सीडी लेकर घूम रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कन्यादान योजना में भी किसी को 51,000 रुपए नहीं मिले। इन गरीबों का भी पैसा अपने और अपने बेटे की जीत के लिए छिंदवाड़ा में झोंक दिया था। आज फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह ने संबल योजना चालू करके आज उनके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। ये देखो, यही काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है।
एमपी के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर अब जल्द नियुक्ति की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में इस बात का ऐलान किया। बैठक में सीएम ने रिक्त पदों को भरने के जाने के लिए प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा समेत कई विभागों में करीब 25,000 पदों पर भर्ती होनी है। शिक्षकों के लगभग 15,000 और अन्य विभागों के 10,000 पद मिलाकर लगभग 25,000 पदों के लिए भर्ती अनुमानित है। इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहों के कुतरने की घटना पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इंदौर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ इंदौर और एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल नवीन चंद जैन को 17 सितंबर को इंदौर के यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उनके शव को चूहों के कुतरने की घटना पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और संवेदनहीनता के आरोप लगाए थे। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन का मृतक के परिजनों से माफी मांगते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था। इसी घटना के साथ ही हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान जेलबंदी की मौत के मामले में भी मानव अधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक, जेल विभाग और केंद्रीय जेल अधीक्षक से 2 महीने में घटना का प्रतिवेदन मांगा है। 31 अगस्त को हमीदिया अस्पताल में लक्ष्मी नारायण को भर्ती कराया गया था, जहां 18 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। रेत के काले खेल में अधिकारियों के गठजोड़ के ऑडियो मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। सुहागपुर डीएफओ की अध्यक्षता वाली जांच टीम ऑडियो की पूरी पड़ताल करेगी। आपके पसंदीदा चैनल ने अपने स्पेशल शो बेनकाब में इस पूरे मामले को उठाया था। इस शो में हमने उन अधिकारियों का पर्दाफाश किया जो खदानों के जरिए काली कमाई करते थे। कल शाम को ऐसे अधिकारियों की कुंडली खुलने के बाद से प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया था और रात में ही सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। साथ ही रेंजर पुष्पा सिंह को उमरिया वन मंडल में अटैच कर दिया गया। मुख्य वन संरक्षक अधिकारी पीके वर्मा ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑडियो मैसेज हमको भी मिला है 11 बजे दिन में, 12 बजे के आसपास। उसमें निश्चित है वो पुष्पा सिंह की आवाज़ प्रतीत होती है और कोई नवाब खान, कोई विक्रम सिंह के 2 के नाम आ रहे हैं उसमें। उसको मैंने एसडीओ को जांच में तत्काल दे दिया है और जहां तक है 10-15 दिन में उसकी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। यदि पुष्पा सिंह की आवाज़ है वो और उसमें इन्वॉल्व रही हैं तो निश्चित उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश पुलिस में पोस्टेड हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए राहत भरी खबर है। अब उनके अफसर और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। डीजीपी विवेक जौहरी ने इस संबंध में सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने लिखा है कि एक तरफा कार्रवाई न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कार्रवाई किए जाने से पहले सभी कर्मचारियों को बचाव का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर को पिछले कुछ वक्त से कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। उन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीजीपी ने पुलिस के सभी आला अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज जबलपुर पहुंचे, जहां मंत्री ने कोरोना रोकथाम को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सारंग ने कोरोना को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सारंग ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए प्रदेश में 78 लैब तैयार की गई हैं, जहां कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। अस्पतालों में 32,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं गरीबों को मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान अब हर अस्पताल में शुरू किया जाएगा। वहीं टेस्ट रिपोर्ट में देरी को लेकर सारंग ने कहा कि इस संबंध में जिले के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार बीमारी का विस्तार है, पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ इस समस्या के निदान में लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में जुड़ते हैं और हर जिले की समीक्षा, जिसमें जिले की जो प्रशासकीय टीम है वो भी रहती है, तो प्रधानमंत्री जी उसकी समीक्षा करते हैं।
छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और निगम के कामों में लापरवाही साफ नजर आ रही है। हम बात करें रेलवे स्टेशन के माल धक्का क्षेत्र की, जहां पर मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए ना तो मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ना ही थर्मल स्कैनर जैसी कोई सुविधा उपलब्ध है। दरअसल छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में अनाज, यूरिया समेत कई जरूरी चीजों की सप्लाई होती है। जब रेलगाड़ी से सामान उतरता है तो लगभग 300 मजदूर एक साथ काम करते हैं। इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। साथ ही प्रशासन की नजर भी इस लापरवाही की ओर नहीं जाती। इनमें से कई मजदूर व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों में भी काम करने जाते हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार की तरफ से नहीं, हम स्वयं अपनी तरफ से ये है कि डेटॉल हुआ, सैनिटाइजर इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे मजदूर भाई लोग खुद अपने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करते हैं। अभी भी जैसे उनको लगा कि क्वांटिटी कम हो गई है तो लेने गए हुए 2 आदमी, वो खुद ला रहे हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। रहा सवाल मास्क का, तो अब जैसे मजदूरी कर रहे हैं तो कंटिन्यू मास्क पहन के समस्या रहती है, तो अपने हिसाब से कभी गमछा लगा लेते हैं, कभी रुमाल बांध लेते हैं। जिसको मास्क में ईजी पड़ता है वो मास्क में कर लेता है, जिसको जैसी सहूलियत उस हिसाब से अपना काम करते जाते हैं। रायसेन में बारिश के दौरान अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मामला बेगमगंज के इमलिया गांव के शमशान घाट का है, जहां बारिश के दौरान अंतिम संस्कार के लिए शेड की व्यवस्था तक नहीं है। लोगों को लगभग 5 घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अंतिम संस्कार हो पाया। जरूरी है भाई। सतना जिले के सुहावल गांव में संचालित हड्डी फैक्ट्री से निकलने वाली भयंकर बदबू से आसपास के इलाके के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। विरोध के बावजूद जिला प्रशासन इस हड्डी फैक्ट्री को बंद कराने में नाकाम रही है। हड्डी फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से परेशान लोग कई बार धरना प्रदर्शन और शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात ये है कि फैक्ट्री के आसपास से गुजरते वक्त लोगों को कपड़े से नाक मुंह ढक कर गुजरना पड़ता है। फैक्ट्री के पास एक स्कूल और मंदिर भी संचालित हो रहा है, जहां बच्चों और श्रद्धालुओं को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है। ये हड्डी फैक्ट्री की वजह से यहाँ बहुत प्रदूषण होता है। ये हमारी स्कूल है, आंगनवाड़ी है, मंदिर है, अब पूरे बस्तियाँ बसी हुई हैं, तो इसके प्रदूषण होता है। आदमी निकलता है तो बदबू आती है, महामारियाँ फैलती हैं, काफ़ी प्रदूषण होता है। इसको कहीं यहाँ से हटाया जाए। यह मतलब मुंह बांध करके पढ़ाना पड़ता है। यहाँ बिना मुंह बांधे कोई अंदर नहीं जा सकता है, इतनी ज़्यादा बदबू मारती की रिकॉर्ड तोड़। इसको हम परीक्षण करा रहे हैं कि हड्डी फैक्ट्री क्या बस्ती के से लग के है या स्कूल वगैरह से लग के है। यदि लग के है तो उसमें सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। सारी परिस्थितियों की जांच करा रहे हैं और जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर उज्जैन में हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर से भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। हादसा बड़नगर थाना क्षेत्र के स्वास्तिक होटल के पास हुआ। बड़नगर की ओर से आ रही गाड़ी में 16 लोग सवार थे, जिसके ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया, जिसमें 25 मजदूर सवार थे। ये सभी मजदूरी करने गुजरात जा रहे थे। सभी घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।